स्वागत है आप सभी का आरएनसीसी की इस लाइव क्लास में। आज की अपनी इस लाइव क्लास में अपन सीएचएन, ठीक है, सीएचएन में ऑक्यूपेशनल हेल्थ, जेनेटिक एंड हेल्थ और डिजास्टर मैनेजमेंट के बारे में अपन एमसीक्यू डिस्कस करने वाले हैं। ठीक, चलिए, बेस्ट वे टू डिस्पोज ई वेस्ट, अपना आंसर कमेंट सेक्शन में पुट करेंगे। अब शुरू करते हैं अपनी प्रॉपर क्लास को, है ना। बेस्ट वे टू डिस्पोज ई वेस्ट। ओके, तो ई वेस्ट जो भी है उसका क्या करना रहेगा, रिसाइकलिंग करनी रहेगी। क्या करना रहेगा, उसकी रिसाइकलिंग करनी रहेगी, है ना। ओके, ई वेस्ट को अपन ऐसे नहीं फेंक सकते क्योंकि उसके अंदर जो भी मटेरियल है वो पूरा का पूरा यूज हो सकता है वापस, है ना। ओके, तो उसकी रिसाइकलिंग करके अपन उससे पॉल्यूशन को कम कर सकते हैं। ओके, चलिए, तो सबसे बेस्ट जो रहेगा ई वेस्ट का वो क्या रहेगा, ई वेस्ट में सबसे बेस्ट रहेगा रिसाइकलिंग, है ना। ओके, चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है मोस्ट कॉमन अब्यूज्ड एजेंट इन इंडिया, है ना। ओके, इंडिया के अंदर मोस्ट कॉमन कौन सा अब्यूज्ड एजेंट है, ठीक है, सबसे ज्यादा नशा किस चीज का किया जाता है। ए है कैनाबिस इंडिका, बी है टोबैको, सी है हेरोइन एंड डी है एम्फेटामिन। ओके, बताएंगे क्या आंसर रहेगा। मोस्ट कॉमनली अब्यूज्ड एजेंट इन इंडिया। चलिए, इसमें बिल्कुल काजल जी सही है। क्या रहेगा आंसर अपना, इसमें बी आंसर रहेगा टोबैको। ठीक है, टोबैको बिल्कुल सही आंसर रहेगा। मोस्ट कॉमनली यूज्ड एजेंट इन इंडिया इज दी बी, टोबैको। टोबैको है ना सबसे ज्यादा यूज किया जाता है, लगभग 47% के आसपास, है ना। ओके, तो मेल जो होता है वो मेल में लगभग 47% मेल क्या करते हैं, टोबैको कंज्यूम करते हैं, और फीमेल लगभग 17% टोबैको कंज्यूम करती है। ठीक है, ओके, अब अपने दूसरे ऑप्शन देखें क्या क्या थे। कैनाबिस था, हीरोइन था और एम्फेटामिन था। इनके बारे में भी अपन को थोड़ा थोड़ा पता होना जरूरी है क्योंकि तीनों से क्वेश्चन बनते हैं, है ना। ओके, कैनाबिस की बात करें तो अब इसमें देखें कि नार्कोटिक सब्सटेंस का मोस्ट कॉमन यूज रहेगा तो वो किसका रहेगा, कैनाबिस का रहेगा, है ना। ये अगर क्वेश्चन की लैंग्वेज ऐसी बने, मोस्ट कॉमनली अब्यूज्ड नार्कोटिक सब्सटेंस, तो अपना आंसर क्या जाएगा, उस टाइम कैनाबिस चला जाएगा, है ना। ओके, तो क्वेश्चन की लैंग्वेज समझनी है। मोस्ट कॉमन अब्यूज पूछे तो क्या रहेगा, टोबैको रहेगा। लेकिन मोस्ट कॉमन नार्कोटिक सब्सटेंस का पूछे तो क्या रहेगा आंसर अपना, कैनाबिस रहेगा। ठीक है, ओके, तो जो नशा करने वाला इंसान है वो किस लिए नशा करता है, किस स्टेट को लाने के लिए नशा करता है, वो ड्रीमी स्टेट एंड अल्टर्ड कॉन्शियसनेस में जाने के लिए नशा करता है। ठीक है ना। ओके, और बात करें अपने कि किस किस टाइप का कैनाबिस हो सकता है, कैनाबिस के पार्ट देखें अपन, है ना। अलग अलग तरीके का कैनाबिस किस किस फॉर्म में हो सकता है, वो बांग फॉर्म में हो सकता है, वो हशीश या चरस फॉर्म में हो सकता है, वो गांजा फॉर्म में हो सकता है, और ये मैरिजुआना फॉर्म में हो सकता है। ठीक है, ओके, अब सबका कंपोजिशन भी कई बार पूछ लिया जाता है। तो भांग के अंदर क्या होती है, सूखी पत्तियां होती है और फूल होते हैं। ठीक है ना। ओके, ड्राइड लीव एंड फ्लोवरिंग सूट्स होते हैं। ठीक है ना। चलिए, हशीश या चरस की बात करें उसमें क्या रहता है, रेजिनस एक्सुडेट फ्रॉम द फ्लोवरिंग टॉप ऑफ द फीमेल प्लांट, है ना। तो जो फीमेल प्लांट रहता है उसके फ्लोवरिंग टॉप से क्या किया जाता है, रेजिन निकाला जाता है, और रेजिन से क्या बनाया जाता है, हशीश या चरस बनाया जाता है ना। फीमेल प्लांट से, याद रखना है, फीमेल प्लांट में जो फ्लोवरिंग टॉप होगा उसका वहां से। गांजे की बात करें, गांजे के अंदर क्या रहेगा, गांजे के अंदर रहेगा रेजिनस मास फ्रॉम द स्मॉल लीव एंड ब्रैकेट्स ऑफ इन्फ्लोरोसेंस। ठीक है ना। चलिए, तो ये किसका कंपोजिशन रहेगा, अपने गांजा का रहेगा, रेजिन रहेगा उसकी पत्तियों से और उसके ब्रैकेट से। ठीक है, मैरिजुआना की बात करें तो मैरिजुआना में क्या रहेगा, रेफर टू एनी पार्ट ऑफ प्लांट दैट इंड्यूस सोमेटिक एंड साइकिक चेंज इन दी मैन, है ना। ओके, तो इसमें कोई भी पार्ट हो सकता है मैरिजुआना के अंदर, क्योंकि इसके अंदर जो कंपोजिशन है वो सेम है कैनाबिस है। ठीक है, ओके, अब हीरोइन की बात करें, ठीक है ना, भावना जी बता रहे हैं बिल्कुल सही रहेगा। ये जो चारों एग्जांपल है वो किसके एग्जांपल है, कैनाबिस के एग्जांपल है। भांग, हशीश, गांजा, मैरिजुआना सब अलग अलग पार्ट से मिलकर बना है। ठीक है ना। ओके, हीरोइन की बात करें तो हीरोइन का क्वेश्चन क्या बनेगा यहाँ पे, हीरोइन एडिक्शन इज वर्स्ट टाइप ऑफ एडिक्शन, है ना। सबसे गंदे तरीके का एडिक्शन जो होता है वो हीरोइन का होता है ना। और हीरोइन को अपन किस नाम से जानते हैं, डाई एस्टाइल मॉर्फिन कहते हैं। ठीक है ना। ओके, क्या है ये, डाई एस्टाइल मॉर्फिन है, सेमी सिंथेटिक ओपियोइड है। क्या है ये, सेमी सिंथेटिक ओपियोइड है। ठीक है, ओके, एम्फेटामिन की बात करें, एम्फेटामिन क्या है, सिंथेटिक ड्रग स्ट्रक्चरली सिमिलर टू एड्रेनलिन, है ना। ओके, तो एक्साइटमेंट के लिए ये ड्रग यूज ली जाती है। एम्फेटामिन एड्रेनलिन की तरह फंक्शन करती है ये। ठीक है ना। ओके, ब्रेन के अंदर फंक्शन करती है मेनली ये, और एक्साइटमेंट ला देती है। ठीक है, तो सिंथेटिक ड्रग स्ट्रक्चरली सिमिलर टू एड्रेनलिन नॉन एज सुपरमैन ड्रग्स। ठीक है, तो उसको वो सुपरमैन वाली फील आएगी। ठीक है, ट्रेमेंडस बूस्ट टू एनर्जी एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस। ठीक है, तो एड्रेनलिन की जगह काम करेगा। ठीक है, और एलियन की तरह काम करेगा तो 3F की तरह काम करेगा, है ना। ओके, चलिए, एम्फेटामिन हो गया अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन अपना है एमनियोसेंटेसिस टू डिटेक्ट क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज कैन बी डन एज सून एज पॉसिबल। ठीक है, ओके, तो
जल्दी से जल्दी अगर आपको करना है क्रोमोसोमल एब्नॉर्मलिटी को देखने के लिए एमनियोसेंटेसिस, तो उसका टाइम पीरियड क्या रहेगा, है ना। ओके, अर्लीस्ट बताना है आपको। ए है 14th वीक ऑफ गेस्टेशन, बी है 18th वीक ऑफ गेस्टेशन, सी है 22 वीक ऑफ गेस्टेशन एंड डी है 26th वीक ऑफ गेस्टेशन। क्या आंसर रहेगा, है ना। सबसे जल्दी करना है तो 14 वीक बिल्कुल यहाँ पे सही आंसर रहेगा, ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट रहेगा, है ना। क्या करेक्ट रहेगा यहाँ पे, ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट रहेगा, 14th वीक ऑफ गेस्टेशन। ओके, अब 14th वीक अपन ने क्यों सेलेक्ट किया है, ओके। बात करें अपन 14th वीक क्यों कहा है अपन ने, ठीक है। ओके, तो 14th वीक पे क्या रहेगा, 14th वीक पे अगर अपन जल्दी डायग्नोस कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 14th वीक में एबॉर्शन इजीली हो जाएगा, है ना। आगे धीरे धीरे बात करें 14 से 15 16 17 18 20, तो इन तक क्या हो जाएगा, जो एबॉर्शन वाला प्रोसेस है वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। लेकिन 14th वीक पे क्या रहता है, एमनियोसेंटेसिस से अपन को डायग्नोसिस भी अच्छा ठीक मिल जाएगा, और अगर कोई एबनॉर्मलिटी मिली और देखा कि इस प्रेगनेंसी को कंटिन्यू करने का कोई ऐसा अपन को फायदा नहीं दिख रहा है, तो वहां पे उसको टर्मिनेट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो 14th वीक इस तरीके से बेस्ट माना है, क्योंकि यहाँ पे एमनियोसेंटेसिस भी अच्छा रिजल्ट देता है और इस प्रेगनेंसी को यहीं पे अपन रोक सकते हैं, ठीक है ना। चलिए, ओके, तो अपना ए आंसर यहाँ पे करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीमोफीलिया इज ए जेनेटिक डिसऑर्डर ऑफ कोगुलेशन सीन ओनली इन मेल्स, इट इज ट्रांसमिटेड बाई। अब इस क्वेश्चन का आंसर, आधा आंसर तो क्वेश्चन की लैंग्वेज के अंदर पड़ा है ना। क्या पढ़ा है क्वेश्चन की लैंग्वेज, आपने कैसे आइडेंटिफाई किया, इसने कहा है कि ओनली इन मेल्स। जब ओनली इन मेल्स की बात आती है तो उसका आंसर क्या रहता है, जब ऑनलाइन मेल्स की बात आती है इसका मतलब ये क्या है, एक्स लिंक्ड है, ठीक है ना। ये जो डिजीज है वो एक्स लिंक्ड है, इसलिए सिर्फ किस में आ रही है, मेल्स के अंदर आ रही है ना। ओके, चलिए, अब क्वेश्चन की लैंग्वेज में ये भी दे रखा है कि ये डोमिनेंट है या रेसेसिव है। अगर ये एक्स लिंक डोमिनेंट होती तो ये दोनों के अंदर ज्यादा होती, है ना, फीमेल और मेल दोनों के अंदर होती। क्योंकि जो माँ अपने बच्चे को एक्स क्रोमोसोम देगी या जो बाप अपनी बेटी को एक्स क्रोमोसोम देगा, उसके अंदर भी होता है अगर डोमिनेंट होता है ना। डोमिनेंट होने के लिए क्या होता है, डोमिनेंट में दोनों में से एक पेयर ही हो, है ना। ओके, जैसे मान लो कि वुमेन में रेसेसिव में क्या कंडीशन होती है और डोमिनेंट में क्या कंडीशन होती है, ठीक है। ओके, तो फीमेल का जो जेनेटिक मेकअप रहता है वो क्या रहता है, 46XX रहता है, ठीक है। अगर यहाँ पे रेसेसिव डिजीज हुई और उसकी एक एलील मौजूद हुई, ठीक है ना, ये मतलब एक एक्स के अंदर खराब जीन है, एक एक्स के अंदर सही जीन है, अगर ये रेसेसिव है कंडीशन, ठीक है, तो क्या होगा, इसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होगा। लेकिन अगर ये डोमिनेंट जीन है, डोमिनेंट जीन है और इसमें म्यूटेशन हो गया है, और तो उसमें क्या हो जाएगा, एक एलील भले ही सही है लेकिन एक म्यूटेंट है वो अपना फंक्शन दिखा देगी, है ना। ओके, तो डिजीज करवा देगी। तो ये खासियत होती है डोमिनेंट में और रेसेसिव में। रेसेसिव कब करेगी, जब दोनों जीन एक जैसी हो, तभी वो क्या होगी, वो अपना एक्सप्रेशन करवा पाएगी, ठीक है ना। लेकिन डोमिनेंट होगी वो इंडिपेंडेंट है, वो अगर सिंगल एलील है तो अभी अपना क्या कर देगी, अपना डिजीज करवा देगी, ठीक है ना। ओके, चलिए, अब मेल के अंदर जेनेटिक मेकअप क्या होता है, मेल के अंदर होता है क्या, 46XY, मतलब इसके अंदर एक ही एक्स क्रोमोसोम है, तो इसमें सिंगल एलील होगी, वो डोमिनेंट हो या रेसेसिव हो, वो डिजीज करवाएगी, ठीक है ना। ओके, तो इसमें लिखा है ओनली इन मेल्स, तो ओनली इन मेल्स कब पॉसिबल है, मतलब फीमेल के अंदर नहीं हो रही, तो रेसेसिव के अंदर पॉसिबल है, ठीक है। ओके, ओके, मैं जेनेटिक ट्री पे बिल्कुल क्लास लूंगा और बहुत अच्छे तरीके से आपको समझाऊंगा, है ना। आगे एक दो दिन के अंदर मैं ये क्लास ले लूंगा बिल्कुल, है ना। ओके, चलिए, तो अपन बात करें इसमें क्या आंसर रहेगा। इसका आंसर हो गया, एक तो मेल्स के अंदर हो रहा है, दूसरा सिर्फ मेल के अंदर हो रहा है, तो एक्स लिंक रेसेसिव हो गया। बाकी आपको पता ही है हीमोफीलिया किस टाइप का जेनेटिक डिसऑर्डर है, एक्स लिंक रेसेसिव, ठीक है। ओके, तो रेसेसिव का किससे पता चल गया, क्योंकि इसमें ओनली मेल्स का लिखा था। अगर ओनली मेल्स का नहीं होता, इक्वल होता, तो वो क्या हो जाता, डोमिनेंट हो जाता, ठीक है ना। ओके, बाकी आपको हीमोफीलिया के क्वेश्चन से पता चल गया, क्वेश्चन के पैटर्न से और इसके नाम दोनों से आपको पता चल गया कि आंसर क्या रहेगा अपना, यहाँ पे सी रहेगा, एक्स लिंक रेसेसिव, है ना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉलोइंग ऑक्यूपेशनल डिजीज आर नोटिफाइड अंडर द इंडियन फैक्ट्री एक्ट 1976 एक्सेप्ट, ठीक है। अब अपन ऑक्यूपेशनल के क्वेश्चन करने स्टार्ट कर रहे हैं, जेनेटिक्स के हो गए हैं, ठीक है। फॉलोइंग ऑक्यूपेशनल डिजीज आर नोटिफाइबल अंडर द इंडियन फैक्ट्री एक्ट 1976 एक्सेप्ट, इनमें से कौन सी डिजीज को, ठीक है, नोटिफाइबल डिजीज के तौर पे नहीं माना गया है। ए है सिलिकोसिस, बी है एस्बेस्टोसिस, सी है बायोसिनोसिस एंड डी है बग्गासोसिस, ठीक है। तो आंसर आंसर क्या रहेगा इसका, इनमें से कौन सी नोटिफाइबल डिजीज नहीं है, ठीक है। फैक्ट्रीज एक्ट के अकॉर्डिंग इनमें से कौन सी नोटिफाइबल डिजीज नहीं है,
इसका आंसर क्या रहेगा, इसका आंसर रहेगा डी, बग्गासोसिस, है ना। ओके, जो बग्गासोसिस शुगर कैन वाली इंडस्ट्री के अंदर होता है वो नोटिफाइबल डिजीज नहीं है, बाकी तीनों ये क्या है, नोटिफाइबल डिजीज है। सिलिकोसिस हो गई, एस्बेस्टोसिस हो गई और बायसिनोसिस हो गई, है ना। ओके, तो बग्गासोसिस जो है वो नोटिफाइबल डिजीज नहीं है, बाकी तीनों क्या है, नोटिफाइबल डिजीज है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज डिक्लेयर्ड दैट चिल्ड्रन लेस देन हाउ मेनी इयर्स शुड बी एम्प्लॉयड इन फैक्ट्रीज और माइंस, है ना। ओके, ठीक है, नॉट बी एम्प्लॉयड है ना, नॉट में कहना भूल गया आपको। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज डिक्लेयर्ड दैट चिल्ड्रन लेस देन हाउ मेनी इयर्स शुड नॉट बी एम्प्लॉयड इन फैक्ट्रीज और माइंस, है ना। फैक्ट्रीज और माइंस में कितने साल से छोटे बच्चों को ठीक है काम करवाना एक तरीके से कानूनन अपराध है, ये पूछा गया है आपको। ए है 10 ईयर, बी है 12 ईयर, सी है 14 ईयर एंड डी है 16 ईयर। क्या आंसर रहेगा यहाँ पे, आपका आंसर बनेगा, बिल्कुल सही आंसर है क्या, 14 ईयर याद रखेंगे, है ना। क्या याद रखेंगे आप, 14 ईयर। 14 साल से छोटा बच्चा है उसको आप काम पे नहीं रख सकते, ये कानूनन अपराध है। और 14 से 18 साल तक फैक्ट्री में वो काम करेगा तो इसके लिए एडल्ट के कंपेयर में इस यंग चाइल्ड के लिए क्या रहेगा, अलग कानून रहेगा, है ना। इसको आप 4.5 आवर से ज्यादा दिन में काम नहीं करवा सकते, ठीक है। ओके, बाकी दूसरों को 9 घंटे तक करवा सकते हो, लेकिन इसको 4.5 से ज्यादा काम नहीं करवा सकते, ठीक है। ओके, तो अलग अलग शर्तें रखी गई है इस कानून के अंदर, ठीक है। ओके, अब देखें अपन एम्प्लॉयमेंट ऑफ यंग पर्सन की बात करें तो क्या रहेगा उसका क्राइटेरिया, एक तो उसकी एज क्या होनी चाहिए, 14 साल से ज्यादा होनी चाहिए, ठीक है। दूसरा दूसरी बात करें 14 साल से ज्यादा होनी चाहिए, मतलब ये कितना होना चाहिए, 15 से 18 वालों के लिए अपन अलग से क्राइटेरिया बना दिया है ना, क्योंकि 18 साल से ऊपर अपन क्या मान रहे हैं, एडल्ट मान रहे हैं, ठीक है। उसके लिए इतना जरूरी नहीं है कोई रूल रेगुलेशन, लेकिन 14 से 18 साल का क्या है, अभी ये बच्चा है, ठीक है ना, तो वो को क्या हो जाएगा, है ना, लगभग 15 टू 18 ईयर्स का जो हो गया वो, है ना। तो 15 टू 18 ईयर एडोलसेंट टू बी डिक्लेयर्ड फिट बाई सर्टिफाइंग सर्जन, है ना। तो सर्जन के द्वारा उसको एक फिटनेस सर्टिफिकेट लाना होगा कि हाँ ये काम करने के लिए फिट है और इसको फैक्ट्री में आप काम करवा सकते हो, है ना। ओके, दूसरा ये नाइट शिफ्ट नहीं करेगा, ये कब काम करेगा, ये सिर्फ 6 AM टू 7 PM के बीच में काम करेगा, ठीक है। ओके, और तीसरी शर्त क्या है, तीसरी शर्त ये है कि इसको कोई डेंजरस ऑक्यूपेशन में आप इंक्लूड नहीं कर सकते, ठीक है, वहां पे आप इससे नौकरी नहीं करवा सकते, ठीक है ना। चलिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो बनता है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फंडा बना है ना, यहाँ पे दो बहुत ही इंपॉर्टेंट फंडा है क्या, ठीक है। अगर कोई एडोलेसेंट है 18 ईयर से कम है तो उसका जो काम का रहेगा वो कितना रहेगा, डेली 4.5 घंटे रहेगा, इससे ज्यादा नहीं रहेगा, ठीक है। ओके, उसके बाद में बात करें कि जो एडल्ट के लिए कितना रहेगा, 9 हॉर्स पर डे रहेगा, और मैक्सिमम कितने घंटे काम कर सकता है वो 60 हॉर्स पर वीक में काम कर सकता है, ओवर टाइम को इंक्लूड करके, ठीक है। ये एडल्ट के लिए हो गया, ठीक है ना। चलिए, तो फंडा क्लियर है अपना, 14 साल से छोटा बच्चे को बिल्कुल फैक्ट्री एक्ट के अकॉर्डिंग फैक्ट्री में काम नहीं करवाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेड पॉइजनिंग इन इंडस्ट्रीज कॉमनली अकर्स बाई, लेड पॉइजनिंग इन इंडस्ट्रीज कॉमनली अकर्स बाई किसके द्वारा होती है, ए है इनहेलेशन, बी है इंजेक्शन, सी है स्किन एब्जॉर्प्शन, डी है कंजक्टाइवल रूट। क्या आंसर रहेगा यहाँ पे, क्या आंसर रहेगा, इनहेलेशन रूट रहेगा, है ना। लेड पॉइजनिंग का जो मोस्ट कॉमन कॉज रहता है वो क्या रहता है, वो इनहेलेशन रहता है, और ये भी एग्जाम का बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, ठीक है। ऑक्यूपेशनल डिजीज में ये बहुत ही लेड का फेमस क्वेश्चन बनता है कि लेड का जो मोस्ट कॉमन रूट रहता है एब्जॉर्प्शन का वो क्या रहता है, कौन से रूट से सबसे ज्यादा बॉडी में एंटर करेगा वर्कर्स के, तो वो क्या रहेगा, इनहेलेशनल रूट रहेगा, ए रहेगा, है ना। ओके, तो सांस के द्वारा वो अंदर जाएगा और उसके थ्रू होगा। अब ये कैसे होगा, लेड का एक्सपोजर कैसे हो सकता है फैक्ट्री में, वो देखते हैं। द ग्रेटेस्ट सोर्स ऑफ लेड इन लेड पॉइजनिंग, है ना, जिसको अपन क्या कहते हैं, प्लम्बिज्म, सेटर्निज्म या पेंटर्सकोलिक, इज द गैसोलीन, पेट्रोल एंड व्हीकुलर, ठीक है। ये सब क्या हो गए, मेन सोर्स हो गए, गैसोलीन, पेट्रोल वगैरह, ठीक है। और क्या हो गया, ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट हो गया और दूसरे एग्जॉस्ट हो गए, ठीक है। अब मोड ऑफ एब्जॉर्प्शन की बात करें, लेड कैन बी एब्जॉर्ब बाय इनहेलेशन, मोस्ट कॉमन रूट, बाकी ठीक है, इंजेक्शन से भी हो सकता है, अगर वो उन्हीं हाथों से खाना खा रहा है तो वो हो जाएगा उसके, ठीक है। और स्किन के थ्रू भी हो सकता है, कंटामिनेशन से क्या हो सकता है, स्किन के थ्रू भी पेनिट्रेट कर सकता है, लेकिन मोस्ट कॉमन जो रहेगा वो क्या रहेगा, इनहेलेशनल रूट रहेगा, ठीक है। ओके, चलिए,
तो ये फैक्ट्री के अंदर जो रहेगा वो क्या रहेगा, इनका एक्सपोजर ज्यादा रहेगा, एक्सपोजर ज्यादा रहेगा तो उसकी एयर के अंदर क्या रहेगा, ये लेड पार्टिकल रहेंगे, लेड पार्टिकल रहेंगे तो वो इनहेलेशन रूट चले जाएंगे। ठीक है, चलिए ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनहेलेशन ऑफ शुगर कैन डस्ट कुड कॉज, ये भी अच्छा क्वेश्चन है शुगर कैन का, है ना। ये जो 6-7 अपन पढ़ते हैं न्यूमोकोनियोसिस, इन सब से क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, बग्गासोसिस, बायसिनोसिस, ठीक है, ये फार्मर्स लंग हो गया, ठीक है, ब्लैक लंग डिजीज हो गया, सिलिकोसिस हो गया, एस्बेस्टोसिस हो गया, इन सब से कई बार मतलब कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है ना, डायरेक्ट क्वेश्चन कि ये किससे होता है। इनहेलेशन ऑफ शुगर कैन डस्ट कुड कॉज क्या करेगा, ए है बग्गासोसिस, बी है बायसिनोसिस, सी है टोबैकोसिस एंड डी है फार्मर्स लंग। क्या आंसर रहेगा यहाँ पे, बिल्कुल ए आंसर रहेगा बग्गासोसिस, है ना। क्या आंसर रहेगा, ए रहेगा बग्गासोसिस। ठीक है, ओके। इसके अंदर क्या रहता है, पॉजिटिव एजेंट कौन रहता है, उन सब के बारे में डिस्कस करते हैं। बग्गासोसिस अगर ड्यू टू ऑक्यूपेशनल एक्सपोजर ऑफ फाइब्रस रेजिड्यू ऑफ शुगर कैन, जिसको क्या कहते हैं, देखिए जो शुगर कैन गन्ना होता है उसके फाइबर होते हैं छोटे छोटे, ठीक है ना, उसके जो रेसे होते हैं उनको क्या कहते हैं अपन, बग्गेस कहते हैं। क्या कहते हैं, बग्गेस कहते हैं। ठीक है, तो इस बग्गेस के कारण होने वाली जो डिजीज रहेगी वो क्या रहेगी, बग्गेसोसिस रहेगी। ठीक है, ओके। तो बग्गेसोसिस हैज बीन शोवन टू बी ड्यू टू थर्मोएक्टिनोमाइसिस सैकेरी। ठीक है, इसका नाम कैसे याद रखेंगे, सैकेरी, सैकेरी मतलब क्या हो गया, शक्कर, याद रखेंगे क्या, शक्कर। शक्कर किससे बनती है, शुगर कैन से, गन्ने से बनती है। ठीक है ना, ओके। तो शुगर कैन से क्या होती है, शक्कर बनती है, तो उसके ऊपर जो फंगस रहेगी वो कौन सी रहेगी, थर्मोएक्टिनोमाइसिस सैकेरे। ठीक है, ओके। तो इसके कारण क्या हो जाएगा, इसके कारण हो जाएगा बैगेसोसिस। बैगेसोसिस नाम कहां से आया, बग्गेस से। बग्गस किसके कहते हैं, जो छोटे छोटे फाइब्रस टिश्यू है जो इनहेलेशन के थ्रू कहां चले जाएंगे, लंग्स में चले जाएंगे, तो वो बैगेसोसिस करवा देंगे। ठीक है, ओके। नेक्स्ट है कि अगर फैक्ट्री के अंदर क्या हो रहा है, पीरियडिक एग्जामिनेशन हो रहा है वर्कर का, भाई इनको ये कोई डिजीज हुई है कि नहीं हुई है। तो पीरियडिक एग्जामिनेशन ऑफ फैक्ट्री वर्कर्स इज ए टाइप ऑफ विच लेवल ऑफ प्रिवेंशन, ए है प्रीमोडियल, बी है प्राइमरी, सी है सेकेंडरी एंड डी है टर्सरी। तो कौन से लेवल का प्रिवेंशन है ये जो पीरियडिक एग्जामिनेशन होता है फैक्ट्री के अंदर वर्कर्स का। ठीक है, बताइए क्या आंसर रहेगा, पीरियडिक एग्जामिनेशन ऑफ फैक्ट्री वर्कर्स इज ए टाइप ऑफ, क्या आंसर रहेगा, ऑप्शन में सी आ रहा है, सी सही कर दे। ठीक है, प्रिमोडियल में क्या होता है, रिस्क फैक्टर को आने ही नहीं देना है। ठीक है, दूसरे में क्या रिस्क फैक्टर होता है लेकिन डिजीज होने से रोकना है। ठीक है, सेकेंडरी के अंदर क्या होता है, जो डिजीज हो रखी है उसको डायग्नोस करके ट्रीट करना है। एंड टर्सरी के अंदर क्या रहता है, जो डिजीज हो गई है उसके कॉम्प्लिकेशन को रोकना है ना। ओके, चलिए तो क्या आंसर रहेगा, सेकेंडरी प्रिवेंशन रहेगा, क्योंकि पीरियडिक एग्जामिनेशन किसका होगा, इसमें डायग्नोस कौन होगा, अगर कोई हेल्थी है तो वो डायग्नोस नहीं होगा, लेकिन किसी को कोई एक्सपोजर हो रखा है और सिम्टम्स शो कर रहा है तो वो डायग्नोस हो जाएगा। तो डायग्नोसिस किस में आता है, यहाँ पे क्या कर रहे हैं, ये डायग्नोसिस कर रहे हैं, एग्जामिनेशन में क्या कर रहे हैं, ये डायग्नोसिस कर रहे हैं। तो डायग्नोसिस किस में आता है, डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट किस में आता है, सेकेंडरी प्रिवेंशन में आता है। तो आंसर क्या रहेगा अपना, यहाँ पे सेकेंडरी रहेगा, सी ऑप्शन रहेगा। जो पीरियडिक एग्जामिनेशन रहेगा फैक्ट्री वर्कर्स का वो किस में आएगा, सेकेंडरी प्रिवेंशन के अंदर आएगा, है ना। ओके, चलिए तो यही चीज जो मैंने बताई है आपको। ठीक है, अब नेक्स्ट है, व्हाइट फिंगर्स में रिजल्ट फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्यूपेशनल हैजार्ड। ठीक है, इनमें से कौन से ऑक्यूपेशनल हैजार्ड के एक्सपोजर से जो वर्कर है उसकी फिंगर्स कैसी हो जाएगी, व्हाइट कलर की हो जाएगी। ए है हीट एक्सपोजर, बी है कोल्ड एक्सपोजर, सी है यूवी लाइट एक्सपोजर, ठीक है, यूवी रेडिएशन एक्सपोजर एंड डी है वाइब्रेशन। चलिए बताइए क्या आंसर रहेगा। ये क्वेश्चन तो आपने टेस्ट सीरीज में कई बार देखा होगा, तो मैंने वहीं से उठाया है। ठीक है, व्हाइट फिंगर में रिजल्ट फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्यूपेशनल हैजार्ड, क्या आंसर रहेगा, बिल्कुल डी आंसर रहेगा यहाँ पे, वाइब्रेशन। क्या रहेगा, वाइब्रेशन रहेगा, है ना। व्हाइट फिंगर्स में रिजल्ट फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्यूपेशनल हैजार्ड, वाइब्रेशन। अब वाइब्रेशन से कैसे होता है, ठीक है, वाइब्रेशन से क्या होगा, जब वाइब्रेशन होगा वो हाथों में क्या करेगा, वाइब्रेशन की जो वेव है वो ट्रांसफर करेगा। जब वाइब्रेशन की वेव ट्रांसफर होगी तो क्या होगा, यहाँ पे वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन होगा, है ना, वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन होगा। तो ऐसे बार बार वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन होकर जो रेनॉल्ड फिनोमेना होता है वैसे सिम्टम्स शो करने लगेगा, है ना। ओके, तो रेनॉल्ड फिनोमेना में क्या होता है, पहले वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन होता है,
उसके बाद में जो मसल होती है वेसल्स की वो स्पाज्म में चले जाती है, लंबे टाइम तक वैसोकंस्ट्रिक्शन रहता है और फिर वैसोडाइलेशन होता है, ठीक है ना, तो वापस परफ्यूजन होता है वहां पे, ठीक है। तो इस तरीके से बार बार ये फिनोमेना चलता रहेगा, तो वो क्या हो जाएगी, जो वेसल होगी यहाँ पे फिंगर्स में जो वेसल होगी वो परमानेंटली उस अपनी साइज छोटी कर देगी, है ना। वाइब्रेशन के लंबे एक्सपोजर के कारण क्या हो जाएगी, उनमें कंटिन्यूस स्पाज्मों के कारण वैसोडाइलेशन होना बंद हो जाएगा, ठीक है। तो इसके कारण क्या हो जाएगी, उसकी फिंगर व्हाइट होनी शुरू हो जाएगी, है ना। ओके, तो ये होता है वाइब्रेशन के कारण क्या रहता है, रेनॉल्ड्स फिनोमेना जैसे सिम्टम्स शो करता है यहाँ पे। आफ्टर सम मंथ और ईयर्स ऑफ एक्सपोजर टू वाइब्रेशन, है ना, लगभग कितना 10 to 500 हर्ट्ज, द fine blood vessels of the finger may become extremely sensitive to spasm known as white finger, है ना। ओके, तो जो थोड़े से स्टिमुलस पे क्या हो जाएगा, उनके अंदर स्पाज्म हो जाएगा। व्हाइट फिंगर आर ए फॉर्म ऑफ रेनॉल्ड्स डिजीज, ठीक है। तो व्हाइट फिंगर्स किसमें होती है, रेनॉल्ड्स डिजीज में होती है। वाइब्रेशन व्हाइट फिंगर इज द वेस्कुलर कंपोनेंट ऑफ द हैंड आर्म वाइब्रेशन सिंड्रोम, ठीक है। ओके, क्योंकि इसका जो मैकेनिज्म होता है व्हाइट हैंड होने का वो रेनॉल्ड्स फिनोमेना के जैसा होता है, रेनॉल्ड्स डिजीज जैसा होता है, ठीक है। रेनॉल्ड्स में मेनली क्या होता है, कोल्ड एक्सपोजर से ज्यादा होता है, ठीक है। कोई किसी को कोई रेनॉल्ड्स डिजीज हो रखी है तो वो सर्दी में बाइक चलाते उसके क्या हो जाएगा, हाथ एकदम सफेद हो जाएंगे, ठीक है। या कोई भी हल्का सा कोल्ड का एक्सपोजर हुआ, वहां पे हाथों हाथ क्या हो जाएगा, वेसल का स्पाज्म हो जाएगा, वेसल कॉन्स्ट्रिक्शन हो जाएगा, ब्लड सप्लाई कम हो जाएगी और क्या हो जाएगा, कलर व्हाइट हो जाएगा। ये रेनॉल्ड्स डिजीज के अंदर होता है। सेम फिनोमेना वाइब्रेशन के अंदर होता है, ठीक है। इसके अंदर कैसी हो जाती है, व्हाइट फिंगर्स हो जाती है, ठीक है ना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेस्पायरेबल डस्ट रेस्पॉन्सिबल फॉर न्यूमोकोनियोसिस हैज साइज लिमिट ऑफ, ठीक है। रेस्पायरेबल डस्ट है जो इनहेलेशनल रूट से अंदर जा रही है और अगर वो न्यूमोकोनियोसिस करवा रही है लंग्स के अंदर तो उसकी साइज क्या होगी, है ना। किस साइज से छोटे पार्टिकल होते हैं जो न्यूमोकोनियोसिस करवाते हैं। ए है लेस देन 1 माइक्रोन, बी है लेस देन 5 माइक्रोन, सी है लेस देन 10 माइक्रोन एंड डी है लेस देन 100 माइक्रोन। क्या आंसर रहेगा, बिल्कुल यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट रहेगा, लेस देन 5 माइक्रोन, है ना। 5 माइक्रोन से छोटे जो रहेंगे पार्टिकल वो क्या करवाएंगे, न्यूमोकोनियोसिस कराएंगे, वो डीप एल्वेलाई तक चले जाएंगे, ठीक है। ओके, तो पार्टिकल की साइज देखिए, अगर वो 10 से माइक्रोन से ज्यादा है तो वो ग्रेविटी में सेटल हो जाएगा बाहर ही, ठीक है। बाहर का जो एनवायरमेंट है वहीं पे जमीन में सेटल हो जाएगा, 10 माइक्रोन से ज्यादा साइज है तो, ठीक है। लेकिन लेस देन 10 है तो वो क्या करेगा, ऐसे घूमता हुआ रहेगा हवा के अंदर, ठीक है, और इनहेलेशनल रूट से वो आ सकता है अंदर। अगर 5 से 10 की बात करें तो क्या हो जाएगा, वो अंदर तो आएगा, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के अंदर आएगा, लेकिन अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के अंदर ही रहेगा, है ना। ओके, अंदर तक नहीं जाएगा। अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट जो रहता है अपना नोज वाला एरिया, यहाँ तक ही रहेगा। अब जिसकी साइज 5 से कम है वो कहाँ रहेगा, डिपोजिटेड इन दी मिड, वो अंदर तक जाएगा, मिड रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है वहां तक जाएगा, मतलब एल्यूलाई तक नहीं जाएगा लेकिन लंग्स जाएगा, चला जाएगा। 1 to 3 है वो क्या करेगा, वो बॉडी पार्ट तक जाएगा, वो लास्ट तक जाएगा, 1 to 3 माइक्रोन वाला वो एल्यूलाई में जाएगा और वहां और मेनली 1 to 3 माइक्रोन पाइप होते हैं वो क्या करते हैं, न्यूमोकोनियोसिस होता है, क्योंकि 3 माइक्रोन का कोई ऑप्शन नहीं था, अपन ने 5 माइक्रोन से कम वाले बेस्ट अपन ने चूज किया है, क्योंकि लेस देन 3 वाले भी किस में आ रहे हैं, लेस देन 5 में आ रहे हैं, ठीक है ना। ओके, तो 1 to 3 माइक्रोन है ये सबसे खराब होते हैं। 1 से 3 माइक्रोन की साइज वाले जो होते हैं वो सबसे खराब होते हैं, ये एल्वेओलाई तक पहुंचते हैं और वहां पे जाके क्या करवा देते हैं, न्यूमोकोनियोसिस करवा देते हैं। बाकी लेस देन 1 माइक्रोन पे ग्रेविटी का इतना असर नहीं होता, इसलिए इनका मूवमेंट कैसा रहता है, ब्राउनियन मूवमेंट रहता है, ठीक है, रैंडम मूवमेंट रहता है, उनका ग्रेविटी के उसके ऊपर ग्रेविटी का कोई असर नहीं होता है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूमोकोनियोसिस इज कॉज्ड बाय माइक्रोपोलीस्पोरा फेनी, ठीक है। क्या आंसर रहेगा यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूमोकोनियोसिस इज कॉज्ड बाय माइक्रोपोलीस्पोरा फेनाई, बताइए क्या आंसर रहेगा, विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूमोकोनियोसिस इज कॉज्ड बाय माइक्रोपोलीस्पोरा फेनाई, क्या करवाएगा ये, बताइए। ये करवाएगा फार्मर्स लंग, क्या करवाएगा, फार्मर्स लंग करवाएगा, सी, ठीक है। जो फार्मर्स लंग डिजीज होती है वो किसके द्वारा होती है, वो माइक्रोपोलीस्पोरा फेनाई के द्वारा होती है ना। ओके, तो फार्मर्स लंग भी क्या है, न्यूमोकोनियोसिस है, ठीक है। फार्मर्स लंग इज ड्यू टू इनहेलेशन ऑफ द मोल्डी है, इसका दूसरा नाम क्या होता है, मोल्डी है होता है, या ग्रैंड डस्ट कह दो, जिसके अंदर क्या होता है, माइक्रोपोलीस्पोरा फेनाई, है ना, जिसका दूसरा नाम क्या है, सैक्रोपोलीस्पोरा
रेक्टिविर्गुला, ठीक है, इज द मेन कॉज ऑफ द फार्मर्स लंग। तो फार्मर्स लंग किसके कारण हो रहा है? ये माइक्रोपोलिस्पोरा फैनाई के कारण हो रहा है, ठीक है। चलिए, जिसका दूसरा नाम क्या है? मोल्डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एसोसिएट विद ब्लैडर कैंसर। तो यहाँ पे रिस्क फैक्टर पूछा है आपको, ठीक है। ब्लैडर कैंसर में इनमें से कौन सा कॉज रहेगा? ए है निकल, बी है नेप्थेलामीन, सी है आर्सेनिक एंड डी है लेड। क्या आंसर रहेगा? ब्लैडर कैंसर कराने की प्रॉपर्टी इनमें से किस पार्टिकल के अंदर है? निकल, नेप्थेलामीन, आर्सेनिक एंड लेड, ठीक है। तो मेनली जो डाई रहती है, डाई वाली जो इंडस्ट्री रहती है, एनिलीन इंडस्ट्री रहती है, ठीक है। जो डाई इंडस्ट्री होती है उनके अंदर जो पार्टिकल होते हैं वो मैक्सिमम ब्लैडर कैंसर करवाते हैं, याद रख लेंगे। और नेप्थेलामीन इसके अंदर बेस्ट आंसर रहेगा अपना। यहाँ पे नेप्थेलामीन क्या करवाता है? ब्लैडर कैंसर करवाता है। बाकी जो डाई इंडस्ट्री के अंदर जो डाई वगैरह यूजली जाती है, एनिलीन डाई भी होती है, ठीक है। तो एनिलीन सबसे पहले डायग्नोस हुई थी, जो क्या करवा रही थी? ब्लैडर कैंसर करवा रही थी। कब डायग्नोस हुई थी? वो हुई थी अपनी 1895 के अंदर, ठीक है। ब्लैडर कैंसर वाज फर्स्ट नोटेड इन मैन इन एनिलीन इंडस्ट्री इन 1895। बाकी दूसरे एजेंट देखे जो करवाते हैं ब्लैडर कार्सिनोमा, वो कौन कौन से है? बीटा नेप्थेलामीन, बेंजिडीन, पैरा अमाइनो डाइफेनाइल, ओरामीन एंड मेजेंटा, ठीक है। ओके, तो ये सब क्या करवाते हैं? ये सब ब्लैडर कैंसर करवाते हैं। नाम याद रख लेंगे, बीटा नेप्थेलिन, बेंजिडीन हो गया, एनिलीन हो गया, पैरा अमाइनो डाइफेनाइल हो गया, ओरामीन हो गया और मेजेंटा डाई हो गया, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑल ऑफ द फॉलोइंग फीचर आर सजेस्टिव ऑफ एस्बेस्टोसिस एक्सेप्ट, है ना। एस्बेस्टोसिस का अभी तक क्वेश्चन नहीं आया था, बताइए क्या आंसर रहेगा? occurs within 5 years of exposure, B कह रहा है the disease progresses even after removal of contact, C कह रहा है can lead to pleural mesothelioma and D कह रहा है sputum contain asbestos bodies। ओके, क्या आंसर रहेगा? ऑल ऑफ द फॉलोइंग फीचर आर सजेस्टिव ऑफ एस्बेस्टोसिस एक्सेप्ट, क्या आंसर बनेगा यहाँ पे? ठीक है, अगर एस्बेस्टोस एक्सपोजर हो रहा है तो उसके कितने साल बाद एस्बेस्टोसिस होगा? ठीक है, जो ए ऑप्शन दे रखा है ये बिल्कुल गलत है। 5 साल के अंदर नहीं, इसमें लगभग 10 से 40 साल का समय लग सकता है, ठीक है। ओके, द डिजीज प्रोग्रेस इवन आफ्टर रिमूवल ऑफ कॉन्टेक्ट, ये भी सही है। कैन लीड टू प्लूरल मीजोथेलियोमा, बिल्कुल मोस्ट कॉमन कॉज है। स्पुटम कंटेन एस्बेस्टोस बॉडीज, जब इसका स्पुटम एग्जामिनेशन करोगे तो उसके अंदर कैसा मिलेगा? ऐसे बॉडीज मिलेगी, उसके फाइबर मिलेंगे, है ना, सेल्स के अंदर, ठीक है। ओके, जो मैक्रोफेज वगैरह होगी उनके अंदर क्या मिलेंगे? अपन को एस्बेस्टोस के फाइबर मिलेंगे, ठीक है। ओके, तो अपना बी सी डी तो सही है, लेकिन ए गलत है यहाँ पे। ए ऑप्शन आप करेक्ट कर लेंगे इसको। आर ऑफ द फॉलोइंग फीचर आर सजेस्टिव ऑफ एस्बेस्टोसिस एक्सेप्ट, ठीक है। ओके, चलिए, तो एस्बेस्टोस इज ए pneumoconiosis which occurs due to exposure of asbestos. Asbestosis does not usually appear until 5 to 10 year of exposure, है ना। तो लगभग मिनिमम 10 साल का टाइम लग जाता है इसमें। और जो मीजोथीलियम डेवलप होने वाला टाइम होता है उसमें लगभग आपका 30 से 40 साल भी लग सकते हैं, ठीक है ना। ओके, तो वो मतलब ऐसे अगर यंग एज के अंदर एक्सपोजर हुआ है तो उसके ओल्ड एज में मीजोथेलियोमा हो सकता है ना। मतलब 40-50 के आसपास की एज जो होगी उसके 10-20-30 साल का गैप लेके मीजोथेलियोमा हो सकता है उसमें, ठीक है ना। ओके, तो जो कैंसर होने वाला प्रोसेस होता है वो थोड़ा लेट होता है, लेकिन जब मीजोथेलियोमा होता है तो वो थोड़ा डेंजरस कैंसर होता है, ठीक है ना। ओके, चलिए, नेक्स्ट है, बग्गेसोसिस कैन बी प्रिवेंटेड बाय स्प्रेइंग। कौन सा स्प्रे करके बग्गेसोसिस, जो बग्गेस है ना, बग्गेस मतलब क्या हो गया? शुगर कैन, है ना। शुगर कैन के ऊपर किसका स्प्रे करके अपन बग्गेसोसिस होने से प्रिवेंट करवा सकते हैं? ए है 10% एसिटिक एसिड, बी है 5% एसिटिक एसिड, सी है 1% प्रोपियोनिक एसिड, डी है 2% प्रोपियोनिक एसिड, ठीक है। क्या आंसर रहेगा? बग्गेसोसिस कैन बी प्रिवेंटेड बाय स्प्रेइंग, बिल्कुल यहाँ पे आंसर रहेगा डी रहेगा, 2% प्रोपियोनिक एसिड, है ना। 2% प्रोपियोनिक एसिड का छिड़काव किया जाए अगर शुगर कैन पे, तो उससे क्या हो सकता है? बग्गेसिस होने से प्रिवेंट कर सकते हैं, ठीक है ना। ओके, चलिए, तो आंसर क्या रहेगा? 2% प्रोपियोनिक एसिड रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑक्यूपेशनल एक्सपोजर टू बेंजोल में लीड टू, है ना। जो बेंजोल कंपाउंड होते हैं उनके एक्सपोजर से क्या हो सकता है? ए है लंग कैंसर, बी है ल्यूकेमिया, सी है सीओपीडी एंड डी है न्यूरोफाइब्रोमास।
इसमें क्या आंसर रहेगा, द ऑक्यूपेशनल एक्सपोजर ऑफ बेंजोल्स में लीड टू, तो ये क्या करेगा, ये बोन मैरो पे एक्ट करेगा, जब बोन मैरो पे एक्ट करेगा तो क्या हो जाएगा, ये ल्यूकेमिया जैसी कंडीशन वहां पे डेवलप करवा देगा, है ना। बी ऑप्शन अपना यहाँ पे करेक्ट रहेगा। ये क्या करवाएगा, बेंजोल वाले जो कंपाउंड हो गया, बेंजोल, बेंजीन, ये सब क्या करवाते हैं, ये सब ल्यूकेमिया करवाते हैं, ठीक है, बोन मैरो के ऊपर इनका इफेक्ट होता है, ठीक है। ओके, तो ऑक्यूपेशनल एक्सपोजर लीडिंग टू ल्यूकेमिया, तो कौन कौन करवा सकता है, बेंजोल हो गया, एक्सरे हो गया, और रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस हो गए, ये सब क्या करवाते हैं, ये सब बोन मैरो के ऊपर एक्ट करके ल्यूकेमिया करवाते हैं, ठीक है। ओके, नेक्स्ट है बायोसिनोसिस इज सीन इन, बायोसिनोसिस का मैंने डिस्कस नहीं किया था, तो ये भी आ गया है, बायोसिनोसिस इसमें दिखता है, ये है सीमेंट फैक्ट्री, बी है टेक्सटाइल इंडस्ट्री, सी है आयरन फैक्ट्री, एंड डी है ग्रेन फील्ड्स। क्या आंसर रहेगा, बिल्कुल यहाँ पे बी ऑप्शन रहेगा, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज, है ना। ओके, तो कॉटन डस्ट जो होगी उसके कारण क्या होगा, बायोसिनोसिस होगा, कॉटन डस्ट के कारण। और कॉटन डस्ट कहाँ मिलेगी अपन को, कॉटन डस्ट कहाँ मिलेगी, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज के अंदर मिलेगी, ठीक है। तो बायोसिनोसिस इज सीन इन दी टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोस्ट कॉमन हैवी मेटल पॉइजनिंग इन दी वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड में बात करें तो मोस्ट कॉमन हैवी मेटल पॉइजनिंग किसकी रहेगी, ए है लेड, बी है आर्सेनिक, सी मर्करी, एंड डी कैडमियम, ठीक है। क्या आंसर रहेगा, मोस्ट कॉमन हैवी मेटल पॉइजनिंग इन दी वर्ल्ड इज दी, क्या आंसर रहेगा यहाँ पे, है ना, क्या रहेगा, ए रहेगा लेड, ठीक है। क्या आंसर रहेगा, लेड इसका आंसर रहेगा, लेड इज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ हैवी मेटल पॉइजनिंग वर्ल्ड वाइड, ठीक है। ओके, लेड इसका आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑल आर ऑक्यूपेशनल कैंसर एक्सेप्ट, इनमें से कौन सा ऑक्यूपेशनल कैंसर नहीं है, ए है लीवर कैंसर, बी है ब्लैडर, सी है लंग, एंड डी है ब्रेस्ट, ठीक है। तो क्या आंसर रहेगा, ऑल आर ऑक्यूपेशनल कैंसर एक्सेप्ट, इनमें से कौन सा ऑक्यूपेशनल कैंसर नहीं है, लीवर बिल्कुल ऑक्यूपेशनल कैंसर है, ठीक है। जो पॉलीवाइनिल क्लोराइड, पीवीसी वगैरह होते हैं वो लीवर का करवाते हैं। ब्लैडर कैंसर, ब्लैडर का अभी अपन ने देखा, डाई वाले जितने भी कंपाउंड होते हैं वो ब्लैडर कैंसर करवाते हैं। लंग कार्सिनोमा अभी अपन ने देखा था, ठीक है, जो एस्बेस्टोस वगैरह होते हैं, या अपन चारकोल डस्ट की बात करते हैं, ये सब क्या करवाते हैं, ये लंग कार्सिनोमा करवाते हैं सारे, ठीक है। ओके, ब्रेस्ट कार्सिनोमा ये ऑक्यूपेशन से रिलेटेड नहीं होता, इसका मेनली क्या रहता है, जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन रहता है, ठीक है। जो फीमेल में क्या होता है, BRCA1 जीन होती है, अगर वो म्यूटेशन हो जाता है उसमें, तो उसके अंदर ब्रेस्ट कैंसर क्या होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। बाकी और भी बहुत सारे रिस्क फैक्टर होते हैं ब्रेस्ट कैंसर के, लेकिन ऑक्यूपेशनल एक्सपोजर उसका कुछ नहीं है, ठीक है। ओके, तो आंसर क्या रहेगा अपना, डी रहेगा यहाँ पे, ब्रेस्ट कैंसर, है ना। ये एंडोमेट्रियल कॉज हो सकता है इसका, और दूसरा क्या हो सकता है, जेनेटिक कॉज हो सकता है, ठीक है। ओके, तो डी आंसर रहेगा ब्रेस्ट कैंसर। ओके, अब अपन डिजास्टर के क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन आपका ये है कि आपको डिजास्टर साइकिल सीक्वेंस में अरेंज करनी है, अरेंज द फॉलोइंग फेज ऑफ डिजास्टर साइकिल इन ए लॉजिकल सीक्वेंस, ठीक है। ए आपके सामने है कि सबसे पहले डिजास्टर इंपैक्ट होगा, उसके बाद में मिटिगेशन, उसके बाद में रिहेबिलिटेशन एंड रेस्पॉन्स। बी कह रहा है डिजास्टर इंपैक्ट, देन रेस्पॉन्स, देन रिहेबिलिटेशन एंड मिटिगेशन। सी कह रहा है रिहेबिलिटेशन, रेस्पॉन्स, डिजास्टर इंपैक्ट एंड मिटिगेशन। डी कह रहा है रेस्पॉन्स, देन डिजास्टर इंपैक्ट, देन रिहेबिलिटेशन एंड मिटिगेशन। ओके, तो यहाँ पे क्या आंसर रहेगा, सबसे पहले क्या आएगा, डिजास्टर का इंपैक्ट आएगा। जब इंपैक्ट आएगा तो उसके अगेंस्ट अपन क्या करेंगे, रेस्पॉन्ड करेंगे, रेस्पॉन्ड करके थोड़ा ठीक होने लायक होंगे तो रिहेबिलिटेट करेंगे, और बाद में मिटिगेशन वाला प्रोसेस होगा। तो आंसर क्या रहेगा यहाँ पे, बिल्कुल साइकिल तो आपकी पूरी रटी हुई है ये, ठीक है, डिजास्टर की। तो सबसे पहले अपन ने इस सिंपल टॉपिक से शुरू किया है, सिंपल कॉन्सेप्ट से शुरू किया है अपना डिजास्टर साइकिल, ये याद होनी चाहिए, है ना। डिजास्टर के अंदर कुछ याद हो या ना हो, डिजास्टर साइकिल याद होनी चाहिए। तो आंसर क्या रहेगा अपना, बी रहेगा, सबसे पहले इंपैक्ट, देन रेस्पॉन्स, देन रिहेबिलिटेशन एंड मिटिगेशन, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोस्ट कॉमन रिपोर्टेड डिजीज इन पोस्ट डिजास्टर पीरियड इज दी, पोस्ट डिजास्टर पीरियड के अंदर मोस्ट कॉमन कौन सी डिजीज रिपोर्ट की जाती है, और ये भी एग्जाम का डिजास्टर के रेस्पेक्ट में बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, ठीक है, ट्रिपल स्टार लगा देंगे इस पे। मोस्ट कॉमन रिपोर्टेड डिजीज इन पोस्ट डिजास्टर पीरियड इज दी, ए है एक्यूट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, बी है गैस्ट्रोएंटेराइटिस, सी है टिटनस, एंड डी है मलेरिया। तो मोस्ट कॉमनली क्या रहेगा, मोस्ट कॉमन गैस्ट्रोएंटेराइटिस रहेगा। अब ये क्यों रहेगा, क्योंकि कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर के कारण, है ना। ओके, नॉर्मली अगर कोई डिजास्टर नहीं है तो सबके घर कैसा रहेगा, स्वच्छ पानी रहेगा, ठीक है, और कोई भी कंटामिनेशन नहीं रहेगा। लेकिन कोई डिजास्टर आ गया, कोई आपदा आ गई, तो वो सब क्या हो जाएगा, कंटामिनेटेड हो जाएगा, खाने पीने की जितनी भी चीजें सब क्या हो जाएगी, कंटामिनेटेड हो जाएगी। तो उसके कारण सबसे पहले जो अफेक्ट होगा वो क्या होगा, उसका पेट, उसके पेट के ऊपर सबसे पहले बीमारी आएगी, है ना। वहां पे क्या होगा, गैस्ट्रोएंटेराइटिस डेवलप हो जाएगा, ठीक है। तो बी ऑप्शन अपना यहाँ पे करेक्ट रहेगा, मोस्ट कॉमनली रिपोर्टेड डिजीज इन पोस्ट डिजास्टर पीरियड इज द गैस्ट्रोएंटेराइटिस, ठीक है। इसको प्रिवेंट करने के लिए क्या कर सकते हैं,
इसको प्रिवेंट करने के लिए अपन इंडिविजुअल तक तो कैसे पहुंचेंगे? अगर अपन क्या करें, जो सिस्टम है, जैसे क्या हो गया कि वहां पे पानी है वो सेफ पानी पहुंचाओ, सेफ मतलब साफ पानी एकदम, है ना, स्वच्छ। तो उसके लिए क्या कर सकते हैं, उसमें क्लोरिनेशन कर सकते हैं वाटर में, है ना। ओके, तो पोस्ट डिजास्टर फेज में क्या कर सकते हैं, क्लोरिनेशन ऑफ ऑल वाटर बॉडीज, जितने भी वाटर के सोर्स हैं सबका क्लोरिनेशन कर दो, और क्लोरिनेशन करके जो क्लोरीन का लेवल है वो 0.7 mg से ज्यादा रखना है। नॉर्मली अपन 0.5 से ज्यादा रखते हैं, लेकिन अगर डिजास्टर की बात आती है पोस्ट डिजास्टर पीरियड में 0.7 से ज्यादा रखना है क्लोरीन का लेवल, ठीक है, पीपीएम में। ओके, और क्या करना है, एक तो पानी का कर दिया, दूसरा है कि जो एक्सक्रीटा है, एक्सक्रीट मटेरियल है, उसका प्रॉपर डिस्पोजल हो, क्योंकि उसमें से अगर उसका प्रॉपर डिस्पोजल नहीं हुआ तो ये एक तरीके से साइकिल बनती जाएगी गैस्ट्रोएंटेराइटिस की, और ज्यादा से ज्यादा लोग इससे अफेक्ट होंगे। इसलिए इसका प्रॉपर डिस्पोजल भी जरूरी है, मतलब खाना पीना सही होना चाहिए और एक्सक्रीटा का सही मैनेजमेंट होना चाहिए, प्रॉपर डिस्पोजल होना चाहिए, ठीक है। ओके, मोस्ट कॉमन रिपोर्टेड डिजीज इन पोस्ट डिजास्टर पीरियड इज दी गैस्ट्रोएंटेराइटिस, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, as per the most common classification of the trias system that is internationally accepted, the color code that indicate high priority treatment or transfer is the, है ना। ओके, तो ट्रांसफर के तौर पे और ट्रीटमेंट के तौर पे हाई प्रायोरिटी में ट्रायज में से कौन से कलर को रखा जाएगा, ठीक है। ए है ब्लैक, बी है येलो, सी है रेड एंड डी है ब्लू। हाई प्रायोरिटी में किसको रखा जाएगा, ट्रायज के अंदर हायर प्रायोरिटी में किसको रखा जाएगा, कौन से कलर कोड वाले पेशेंट को रखा जाएगा, बिल्कुल यहाँ पे सी आंसर करेक्ट रहेगा, रेड वाला है ना। ओके, तो जो रेड वाले रहेंगे, है ना, रेड कैटेगरी के जो रहेंगे उनको हायर प्रायोरिटी में रखा जाएगा, है ना। तो एक बार कैटेगरी देख लेते हैं, 4 प्रकार की कैटेगरी होती है ट्रायज के अंदर, फर्स्ट, सेकंड, 3, 4, है ना। तो ना, तो सबसे फर्स्ट कैटेगरी में अपन किसको रखते हैं, रेड को रखते हैं। रेड के अंदर हाई प्रायोरिटी वाले लोग रहेंगे, ठीक है। ओके, जिनको अर्जेंट मेडिकल मैनेजमेंट चाहिए, मेडिकल सर्जिकल मैनेजमेंट चाहिए, मतलब अब इनका हॉस्पिटल पहुंचना बहुत जरूरी है, वरना इनकी जान जा सकती है, ठीक है। ओके, येलो वाले वो मीडियम है, मतलब इनको हॉस्पिटल पहुंचना जरूरी है, लेकिन ऐसे जान जाने वाली कंडीशन नहीं होती है, ठीक है। ओके, ओके, एंड देन ग्रीन आता है, उसमें लो प्रायोरिटी, मतलब इनका आप यहाँ पे मैनेज कर सकते हो, और हॉस्पिटल आप थोड़ा लेट ले जाओ तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। पहले इन दोनों को ले जाओ, रेड और येलो को। ब्लैक वाले वो है जो डेड है बिल्कुल, मतलब इनसे अब कोई आउटपुट नहीं निकलने वाला है, तो इनको ब्लैक में रख दो, ठीक है। कैटेगरी 4 वाले हो गए ब्लैक डेड, ठीक है। तो ये लोएस्ट या लीस्ट प्रायोरिटी वाले हो गए, ठीक है। ये क्या हो गई, ट्रायज की कैटेगरी हो गई, रेड, येलो, ग्रीन, ब्लैक, ठीक है। ओके, नेक्स्ट है ऑल वैक्सीन आर नॉट गिवन इन डिजास्टर एक्सेप्ट, मतलब कौन सी वैक्सीन है इनमें से जिसको डिजास्टर में अपन दे सकते हैं। ए है कोलेरा, बी है टिटनस, सी है मिजल्स एंड डी, डी वापिस टिटनस आ गया है, ठीक है। ओके, डी मलेरिया कर लीजिए। ऑल वैक्सीन आर नॉट गिवन इन डिजास्टर एक्सेप्ट, ठीक है। क्या आंसर रहेगा इसका, बताइए क्या आंसर रहेगा। ऑल वैक्सीन आर नॉट गिवन इन डिजास्टर एक्सेप्ट, ठीक है। क्या आंसर रहेगा, मीजल्स इसका आंसर रहेगा। मीजल्स क्यों रहेगा, क्योंकि मीजल्स का जो एंटीबॉडी बनाने का पीरियड रहता है वो इसके इंक्यूबेशन पीरियड से भी कम होता है। मतलब डिजास्टर के अंदर कोई इंसान है जिसको मीजल्स का इन्फेक्शन हुआ है, मतलब उसके अंदर मीजल्स का वायरस एंटर कर गया है, तो वो लगभग 10 से 12 दिन लगाएगा उसके सिम्टम्स शो करने में। और अगर उसी टाइम उसको इम्यूनाइज कर दिया मीजल्स के अगेंस्ट, तो वो 10 दिन के अंदर एंटीबॉडी बना देगा। मीजल्स में एंटीबॉडी बहुत फास्ट बनती है, उसके इंक्यूबेशन पीरियड से पहले बन जाती है ना। ओके, और इसके कारण क्या रहता है, इसके कारण क्या रहेगा, मीजल्स अपन दे सकते हैं, मतलब इसका तो आउटपुट अच्छा है। अगर मीजल्स वैक्सीन टाइम पे दे दी गई तो उसकी एंटीबॉडी बन जाएगी और मीजल्स को अपन आगे प्रोग्रेस होने से रोक सकते हैं। तो ये वैक्सीन जो है वो डिजास्टर के अंदर दी जाती है, ठीक है ना। ओके, तो पोस्ट डिजास्टर पीरियड में अपन इसको दे सकते हैं मीजल्स, ठीक है। सी ऑप्शन अपना यहाँ पे करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेचुरल डिजास्टर कॉजिंग मैक्सिमम डेथ, ए है हाइड्रोलॉजिकल, बी है मेट्रोलॉजिकल, सी है जियोलॉजिकल एंड डी फायर्स। क्या आंसर रहेगा यहाँ पे, नेचुरल डिजास्टर कॉजिंग मैक्सिमम डेथ।
ठीक है, आप पूछ रहे हो रेड सर अर्जेंट होगा, बिल्कुल जो अर्जेंट वाले जाएंगे रहेंगे, जिनको क्या लाइफ सेविंग सर्जरी की जरूरत रहेगी आने वाले 6 घंटों के अंदर, ठीक है, इमीडिएट रिसस्टिटेशन या लाइफ सेविंग सर्जरी की जरूरत रहेगी, वो रेड के अंदर आएंगे, हाईएस्ट प्रायोरिटी के अंदर आएंगे, ठीक है ना। ओके, मतलब इमीडिएटली सर्जरी की जरूरत है किसी को या इमीडिएट रिसस्टिटेशन की जरूरत है तो वो रेड में आएगा। अगर वो 6 घंटे के अंदर अंदर तो उसको कोई जरूरी नहीं है, लेकिन आने वाले जो 24 घंटे हैं उसके अंदर जरूरी है तो वो येलो के अंदर आएंगे, है ना। नेक्स्ट मतलब आगे आने वाले 24 घंटे में अगर इसकी सर्जरी या रिसस्टिटेशन नहीं किया गया तो इसकी डेथ हो सकती है, वो येलो के अंदर आएंगे, ठीक है। और कुछ एम्बुलेटरी पेशेंट रहते हैं उनको ग्रीन में रखते हैं, ठीक है, ये टर्म याद रखनी है, एम्बुलेटरी पेशेंट, है ना। एम्बुलेंट्री पेशेंट जो होते हैं उनको ग्रीन में रखते हैं, लो प्रायोरिटी वालों को, ठीक है। और लीस्ट प्रायोरिटी में क्या रहेंगे, डेड मॉर्बिड पेशेंट रहेंगे, ब्लैक में आएंगे, ठीक है ना। ओके, चलिए, तो अपना ये क्वेश्चन था नेचुरल डिजास्टर कॉजिंग मैक्सिमम डेथ, तो मैक्सिमम डेथ को किसके कारण होगा, मैक्सिमम डेथ होगा हाइड्रोलॉजिकल के कारण, किसके कारण होगा, हाइड्रोलॉजिकल, है ना। ओके, तो जो वाटर के द्वारा कॉज की जाती है डिजास्टर, जैसे सुनामी हो गई या फ्लड हो गया, उनके कारण क्या रहेगा, उनके कारण मैक्सिमम डेथ नोट की जाएगी, है ना। सुनामी, जापान सबसे बेस्ट एग्जांपल है सुनामी का, और वहां अपन देखते हैं बहुत भारी नुकसान होता है, ठीक है। ओके, तो हाइड्रोलॉजिकल डिजास्टर जो रहते हैं उनमें मैक्सिमम डेथ होती है, ये आंसर आप यहाँ पे करेक्ट करेंगे, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्यूरिंग मैसिव डिजास्टर, ड्यूरिंग मैसिव डिजास्टर व्हाट शुड बी डन फर्स्ट, सबसे पहले क्या करोगे, ए है सर्च रेस्क्यू फर्स्ट एड, बी है ट्राइज, सी है स्टेबलाइजेशन ऑफ विक्टिम, एंड डी है हॉस्पिटल ट्रीटमेंट एंड रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पेशेंट टू हॉस्पिटल इफ नेसेसरी, ठीक है। क्या आंसर रहेगा, ड्यूरिंग मैसिव डिजास्टर व्हाट शुड बी डन फर्स्ट, क्या रहेगा, सबसे पहले उनको सर्च रेस्क्यू और फर्स्ट एड दोगे, सर्च करके रेस्क्यू करोगे और फर्स्ट एड दोगे, या आप सीधा ट्रायल्स में डिवाइड करके उनको हॉस्पिटल के लिए भेजोगे, ठीक है, या जो विक्टिम है उनका स्टेबलाइजेशन करोगे, या सीधा हॉस्पिटल ट्रीटमेंट एंड रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पेशेंट टू हॉस्पिटल इफ नेसेसरी, ठीक है। तो क्या आंसर करेक्ट रहेगा, ए रहेगा, है ना। अगर कोई डिजास्टर इंपैक्ट होता है तो जो सबसे पहले टीम जाती है वो क्या करेगी, सर्च रेस्क्यू चलाएगी, है ना, सर्च रेस्क्यू चलाएगी, जितनों को निकाल सकती है उस डिजास्टर से निकाल के एक तरीके से साइड करेगी, ठीक है, ताकि उनका ट्रीटमेंट अच्छे से करेंगे। तो उनको सबसे पहले सर्च करेंगे और उनका रेस्क्यू करेंगे, रेस्क्यू करने के बाद में क्या रहेगा, फर्स्ट एड ट्रीटमेंट देंगे, उसके बाद में फर्स्ट एड के बाद में ट्रायज का डिसाइड करेंगे भाई कौन से कैटेगरी के अंदर ये आएगा, और उसके अकॉर्डिंग आगे का ट्रीटमेंट रहेगा, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्यूरिंग डिजास्टर मैनेजमेंट द फॉलोइंग कंडीशन वुड बी क्लासिफाइड अंडर इंटरनेशनल कोड ग्रीन सिग्नल, ग्रीन के अंदर किसको रखा जाएगा, अभी मैंने आपको एक्सप्लेनेशन में बताया था, क्या आंसर रहेगा इसका, ए कह रहा है हाई प्रायोरिटी ट्रीटमेंट, बी कह रहा है मीडियम प्रायोरिटी ट्रीटमेंट, सी कह रहा है एम्बुलेटरी पेशेंट, एंड डी है डेड पेशेंट। क्या रहेगा, एम्बुलेटरी पेशेंट रहेगा, ठीक है। ओके, क्या आंसर रहेगा, सी रहेगा यहाँ पे, एम्बुलेटरी पेशेंट। तो इसके साथ ही आज की अपनी जो ये तीनों की जेनेटिक्स हो गया, ऑक्यूपेशनल हेल्थ हो गया और डिजास्टर मैनेजमेंट हो गया, इन तीनों का जो कंबाइंड एमसीक्यू सेशन था उसको अपन यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू।